चलिए उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा और ये बात खुद सीएम धामी ने कही है। सीएम धामी ने कहा है कि ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, यानी कि 30 जून के बाद कभी भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है और फिर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दूसरे राज्य में भी लागू करें यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम धामी की तरफ से कहा गया है तो उत्तराखंड में जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तीस जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। पहला राज्य बन जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला और इस पर सीएम धामी ने खुद कहा है कि जल्दी ही अब क्योंकि ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है तो 30 जून के बाद हो सकता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे हैं कि 30 जून तक सरकार को अब ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्दी ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहा घाट में पुलिस कांस्टेबल और एक युवक के बीच मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर बाइक सवार युवक की पुलिस कांस्टेबल के साथ बहस हो गई। कुछ वक्त के बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। खाकी वर्दी में पुलिसकर्मी सामने वाले शख्स को बुरी तरह से पीट रहा है और इस दौरान पुलिस वाला उसे जेल भेजने की भी धमकी दे रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ और लोग भी यहाँ पर दखल देते हुए नजर आए। लोगों पर पुलिस कांस्टेबल पर पैसा मांगने का भी लोग आरोप लगा रहे हैं और लोगों का आरोप यह है कि पुलिस कांस्टेबल हर महीने उनसे पैसे लेकर जाता है और शराब के साथ अन्य सामान भी लेकर जाता है। ये वीडियो लोहाघाट के पास पोखरी का है। और हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लग गई थी और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार हो गए थे जिसमें से एक बदमाश को अब पकड़ लिया गया है जबकि एक बदमाश अभी भी फरार है जिस पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। पकड़े गए आरोपी यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं। वहीं पर आरोपी के पास से पुलिस ने 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सहारनपुर से हरिद्वार में आकर गौकशी करते थे। सहारनपुर से आकर यहाँ पर गायों को चोरी कर ले जाना या जो ऐसे स्ट्रीट पर गाय वगैरह छोड़ दी जाती है उसको ले जाते थे और गौकशी करते थे। चूँकि यह गैंग लगातार सक्रिय था इसमें और इनके आने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर आकर फिर ये गौकशी और अन्य घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इस पर ये कार्रवाई हुई है। उत्तरकाशी धरासू रेंज के मणिगांव में गुलदार की दहशत जारी है और डीएफओ ने गांव का जायजा लिया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें शनिवार को गुलदार ने खेत में काम करने गई एक महिला को अपना निवाला बना लिया था। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए 3 टीमें तैनात की गई है। एक टीम मौके पर रहेगी, दूसरी गाँव में और तीसरी टीम सड़क में लगातार गश्त करेगी। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। वहाँ रहेगी, एक टीम जो है गश्त करेंगी और एक टीम जो है मतलब जो मोटरसाइकिल पर नीचे जो रास्ता है उस पर तैनाती रहेगी। इसके अन्यथा जो है जो घटनास्थल पे हम कैमरा ट्रैप भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदमखोर घोषित करने की जो कार्रवाई होती है वो स्तर से होती है, उसके लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट है वो बना रहे हैं मौखिक तौर से उसमें। और कॉर्बेट पार्क के बिजरानी रेंज में अब शेर अली बाबा की मजार पर उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। 24 से 27 मई के बीच लगने वाले इस उर्स मेले के लिए बाकायदा लोगों से चंदा भी लिया जा रहा है। बता दें कि जहां उर्स मेला आयोजित किया जा रहा है वो एरिया कॉर्बेट पार्क के प्रतिबंधित इलाके में है और यहीं पर शेर अली बाबा की मजार बनी हुई है जहां पर लोग सैकड़ों
की संख्या में जुटते हैं। वहीं पार्क प्रशासन बाजार को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कर्नाटक का भले ही उत्तराखंड से सीधा कोई संबंध ना हो, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार ने जहां उत्तराखंड बीजेपी को अलर्ट कर दिया है, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले पड़ोसी राज्य हिमाचल और अब सुदूर दक्षिण में कर्नाटक चुनाव के नतीजों से उत्तराखंड बीजेपी के माथे पर शिकन है। हालांकि सरकार की मंत्रियों की इमेज, उनके कामकाज, विधायकों का पब्लिक कांटेक्ट, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी अपना फोकस केंद्रित कर सकती है। हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 4 साल का समय है, लेकिन इस बीच बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव, स्थानीय निकाय और लोकसभा चुनाव है, जो बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होने वाले हैं। पहले हिमाचल और अब कर्नाटक में जीत से कांग्रेसियों को मिली मनोवैज्ञानिक बढ़त ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी है। हम लोग बूथ स्तर पे भी काम कर रहे हैं, सरकार युद्ध स्तर पे जो है समाज के हित में काम कर रही है, और भारत सरकार की जो स्कीमें हैं गरीब कल्याण की, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश हो चाहे कर्नाटका हो, उसमें काफी मेहनत की थी। पार्टी की रणनीति में शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं चूक रही होगी, फिर भी जनादेश हम स्वीकार करते हैं। हम पूरी मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता अपने स्तर पर और मजबूत होगा। लेकिन क्या जीत के इस उत्साह को कांग्रेस बरकरार रख पाएगी? क्या कर्नाटक जीत से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता कुछ सबक लेंगे? ज्यादा समय नहीं हुआ जब 2022 का विधानसभा चुनाव अपने ही नेताओं की गुटबाजी के कारण वो बुरी तरह हार गई थी। जिनको जनता की फिक्र होगी, राज्य की फिक्र होगी, राष्ट्र की फिक्र होगी, वो सबक लेंगे। और जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि सबको कांग्रेस ने कुछ न कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको कांग्रेस ने आइडियोलॉजी दी है। उत्तराखंड बीजेपी पर अब चुनावी तैयारियों को लेकर और अधिक दबाव पड़ सकता है, जिसका असर अब संगठन और सरकार दोनों के कामकाज में देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिल सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद उत्तराखंड बीजेपी ने अपने कार्यक्रमों में कुछ फेरबदल किए हैं। उत्तराखंड में सोमवार से शुरू होने वाले विशेष संपर्क अभियान को स्थगित कर दिया गया है। 15 मई से 15 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत सांसदों को जनता के बीच जाना था और सांसद भी अपने अपने क्षेत्र में पहुंच गए थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे में पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी का कहना है कि अब नई रणनीति के तहत 30 मई से अभियान शुरू किया जाएगा। अभी वो थोड़ा सा पीछे हो गया और वो 30 मई से 30 जून तक का होगा और सभी लोगों को करना है उसको, और निश्चित रूप में एक नया इतिहास होगा उसमें। तो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। राजधानी देहरादून में बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने इस बार बोर्ड की परीक्षा दी थी और पास होने पर छात्र छात्राओं ने खुशी जताई। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की थी उसी के हिसाब से रिजल्ट आया है और आगे और ज्यादा बेहतर करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी तो मेंस भी निकल गया है और आगे 2-3 और पेपर है वो भी दे रही हूँ, तो इंजीनियरिंग की करनी है अब। 98.25। मेरी परसेंटेज 99.2% आई है और मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन ऐसे की कि मैं हर रोज रेगुलरिटी से पढ़ता था। सारे सब्जेक्ट्स को मैंने इक्वल टाइम दिया है और जो खासकर जो सब्जेक्ट्स में मैं वीकनेस थी मेरी, मैंने उनको ज्यादा टाइम दिया है थोड़ा सा, और मैं ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स किए एग्जाम से पहले, जितना हो सकता था उतने ज्यादा प्रैक्टिस की मैंने, क्वेश्चंस किए हर सब्जेक्ट में। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी जीवन के हर पथ पर सफलता प्राप्त करते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम नंबर मिले हैं वो छात्र निराश न हो और परिश्रम लगातार मेहनत करते रहें।
केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और जमकर बर्फबारी हुई है यहां पर, जिसके बाद केदारपुरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम में आए फिर से बदलाव के बाद प्रशासन ने भी यात्रियों से मौसम को देखते हुए अपने यात्रा का स्केड्यूल तैयार करने के लिए अपील की है और मौसम खराब होने के बावजूद भी केदारनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन। देख सकते हैं आप केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, लेकिन बावजूद इसके रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के धाम पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के बावजूद भी कई जंगल धधक रहे हैं। रविवार को प्रदेश में आग लगने की 8 घटनाएं हुई हैं। जंगलों में आग लगने की अभी तक करीब 350 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी चपेट में आकर 400 हेक्टेयर से अधिक एरिया में वन संपदा प्रभावित हुआ है। वन विभाग ने करीब 11 लाख के नुकसान का आकलन किया। आग के लिहाज से कुमाऊं मंडल सबसे अधिक संवेदनशील बना हुआ है। यहां अभी तक 180 घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में 118 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। आग की चपेट में आकर अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक वन कर्मी समेत 2 लोग घायल भी हुए हैं। देश का वाटर टैंक कहे जाने वाले उत्तराखंड में जल संकट चरम पर है। हालात ये हो गए हैं कि 11 हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा जल संकट उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भले ही देश की प्यास बुझाने वाली नदियां निकलती हों, लेकिन यहां जल संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि प्रदेश के 95 ब्लॉक में से 78 ब्लॉक में जल संकट गहरा हो गया है। यही नहीं, 30% ब्लॉक में तो ये संकट अपनी सभी सीमाओं के पार जा पहुंचा है। सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों में पड़ रही है, जहां लोग आज भी प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। राज्य की धारें, नौले और छोटी नदियों का जलस्तर लगातार गिर रहा है। उत्तराखंड की बात करें पर्टिकुलरली यहाँ के स्टेट की, तो यहाँ पर स्थिति जो है ज्यादा है, गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर करीब 30% के करीब ऐसे ब्लॉक है जो बहुत ज्यादा वाटर स्कार्स है। खासतौर पे जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें जल की कमी बहुत महसूस की जाती है। हमने इस तरह का उसमें आंकड़ा पाया था। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में जल संकट सबसे अधिक है, फिर हिमाचल और अरुणाचल है। जल संकट के मामले में पहाड़ी राज्यों में मिजोरम की स्थिति काफी हद तक ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तेजी से जल संकट बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए सिर्फ चाल खाल ही अब इकलौता जरिया बचा है। खाल खंतियों, इन्फिल्ट्रेशन होल्स हैं, इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंचेस हैं और पॉन्ड्स, चेक डैम्स वगैरह के माध्यम से करते हैं, और जिसमें हम पानी जो सरफेस रन ऑफ हो जाता है उसको रोक के उसका हम रेजिडेंस टाइम जो है पहाड़ की स्लोप पे बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे कालांतर में जो है इन्फिल्ट्रेट होता है। तेजी से बढ़ रहे जल संकट के चलते जहां लोग 2 बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं, वहीं खेती और बागवानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और मौसम साफ होते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा तेज हो गई है। ऐसे में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्री वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। साधु संत भी पैदल भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, तो कोई गाड़ियों में बैठकर यात्रा पर निकला है। बद्रीनाथ धाम में 2 लाख से अधिक यात्री पहुंचे हुए हैं। वहीं 15,000 तीर्थ यात्री हर दिन बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भोजन पक जाएगा। अब केदारनाथ भी जाएंगे? केदारनाथ भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। अच्छा, पहले बच्चे थक चुके हैं ना। हाँ। पैदल बच्चे बहुत ज्यादा थक गए। कितने बच्चे आपके साथ? 3, 2 लड़की 1 लड़का। तो ये भी पैदल जा रहे हैं? हाँ, जब से पैदल ही आ जाए हरिद्वार से।
बीते सालों में हेमकुंड यात्रा के दौरान हुई हुड़दंग की घटनाओं से सबक लेते हुए अब उत्तराखंड पुलिस ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हेमकुंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर ही चेकिंग होगी। मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी हुड़दंगबाजी को न बख्शा जाए। आपको बता दें, प्रदेश में 20 मई से हेमकुंड की यात्रा शुरू होनी है और इस दौरान अक्सर स्थानीय लोगों और सिख समुदाय के लोगों में टकराव होता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही कमर कस ली है। ये अभी 20 तारीख को खुलने का है और उससे पहले हमारी जो गढ़वाल के जनपद हैं उनका पुलिस प्रमुखों को हमने इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं भी आ रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रक है, वो सारा मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जो भी नियम फॉलो करो और जो कानून है उसको इन्फोर्स करने के, सख्ती से इन्फोर्स करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। और मौसम की मार से चारधाम यात्रा काफी हद तक प्रभावित हुई है। बीते 22 दिनों में पीक सीजन में 8 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि उम्मीद से बेहद कम है। ऐसे में प्रदेश के आर्थिकी को सुधारने के लिए शीतकाल में भी यात्रा चलाई जाए। चारधाम यात्रा अप्रैल मई के महीने में करने के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है, क्योंकि इस समय मौसम यात्रा रूटों में बाधा नहीं बनता। लेकिन इस बार 22 अप्रैल से शुरू हुआ चारधाम यात्रा बेमौसम बारिश और बर्फबारी से प्रभावित हुई। पिछले साल जहां रिकॉर्ड 46,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने पहुंचे थे, वहीं इस बार पीक सीजन में भी 13 मई तक 8 लाख श्रद्धालु तक ही आंकड़ा पहुंच सका। अब होटल व्यवसायी से लेकर ट्रेवल इंडस्ट्री के लोग भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को शीतकालीन यात्रा को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे श्रद्धालु साल भर दर्शन करने आ सके और लोगों की आर्थिकी भी चलती रहे। जब कपाट बंद हो जाते हैं, कपाट खुलने की तिथि जो है 6 महीने की है, जो पीरियड है, उसके बंद होने के बाद हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं रहता और हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे विचार करें कि ये यात्रा 12 महीने चले। वहीं मंदिर समिति से जुड़े लोग भी मानते हैं कि ये अच्छा फैसला होगा, लेकिन इसमें जानकारों की राय लिया जाना भी जरूरी है। देखिए, 12 मासी पर्यटन और तीर्थाटन की जो परिकल्पना है बहुत सुंदर है और उचित भी है, नहीं होगा, और उसके लिए उससे पूर्व जो धार्मिक मामलों के जानकार हैं उनसे सलाह मशविरा करना, उनसे चर्चा किया जाना उचित होगा। साल 2020 और 2021 में कोविड की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई। उसके बाद साल 2022 में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और इस बार मौसम की मार पड़ी, जिससे अब साल भर यात्रा को चलाने की मांग फिर से उठने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 7,74,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं 2,70,000 श्रद्धालु। इसके साथ ही 2,09,000 लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री में भी 2,90,000 पहुंचे और चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 41 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। तो अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आप ज्यादा सामान लेकर जा रहे हैं तो आपको 1-2 गुना नहीं बल्कि 6 गुना तक चालान भरना पड़ सकता है और इसलिए रेलवे ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है और ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाने को लेकर यात्री से भारी भरकम जुर्माना वसूल किया जा रहा है। अभी तक ज्यादा सामान ले जाने पर यात्री के किराए के बराबर ही जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 6 गुना तक कर दिया गया है। वहीं ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों का मानना है कि यात्रियों से इतनी भारी भरकम जुर्माना वसूलना ठीक नहीं है। हम ये कहेंगे रेलवे, हम ट्रेन से इसलिए जाते हैं कि लगेज होता है हमारे पास, भाई हमारे पे ज़्यादा लगेज होता है, हमारे से 6 गुना वसूल किया जाता है। ट्रेन का मतलब यात्रा करने का मतलब ये है कि भाई ट्रेन में लगेज जा सकते हैं हम लोग, और यही रेलवे से है कि क्योंकि भाई हमारा 6 गुना चार्ज ना लिया जाए। हाँ, वसूली कहने का मतलब कि जो भार है, जो सामान है, उसको लेकर के तो जाना ही पड़ेगा, है ना, और उसको तो कहीं छोड़ नहीं देना होगा। ज़रूरी का सामान है उसको लेकर के ही जाएंगे,
है ना। ऐसी स्थिति में जो है से मान लेते हैं भाड़ा अगर ज़्यादा वसूला जाता है, 6 गुना ज़्यादा वसूला जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है यह अच्छा नहीं है। शूटिंग वैसे तो महंगा गेम है और इस गेम में महारत हासिल करने के लिए लाखों का खर्चा आता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने इस खेल में अपना भविष्य बनाने वाले शूटर्स के लिए एक पहल की है। देहरादून पुलिस लाइन में स्थित शूटिंग रेंज के दरवाजे अब आम जनता के लिए भी खोले गए हैं, जो निशानेबाजी के खेल में आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। और अब प्रदेश के युवाओं को कम रेट में शूटिंग सीखने का मौका मिलेगा। हमारा एक इंडोर फायरिंग रेंज है देहरादून में, जिसको कि हम लोग जो भी पब्लिक के जो स्पोर्ट्स शूटिंग के स्पोर्ट्स में हैं और इधर उधर जाते हैं, साथ में जिनके अपने प्राइवेट वेपन्स हैं जो कभी फायर नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनको एक मौका देना है कि वहां पे आके वो भी कर सकते हैं। देहरादून पुलिस लाइन के इंडोर शूटिंग रेंज में शूटर्स रिवॉल्वर, पिस्टल, 9mm कार्बन, AK-47 राइफल और इंसास राइफल से शूटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 3000 और हर महीने की फीस 1000 से 1500 रुपए रखी गई है। एक तो रजिस्ट्रेशन करके आप फायरिंग कर सकते हैं महीने में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन बंद रहता है, और उसकी टाइमिंग भी स्लॉट फिक्स किए हैं, जैसे 8 से 10, 10 से 12, जैसा आपको कंड्यूसिव होता है तो आप आगे अपना फायरिंग यहाँ कर सकते हैं। पुलिस की इस पहल से कहीं न कहीं युवाओं में छुपी प्रतिभा सामने आएगी और युवाओं को भी शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और पहाड़ में इन दिनों काफल की बहार आई हुई है। कहने को ये एक जंगली फल है, लेकिन अपने खट्टे मीठे स्वाद और रंग के कारण ये पहाड़ों पर फलों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में दिनों काफल से पेड़ लदे हुए हैं। पहाड़ी फल काफल अपनी मिठास से लोगों का मन मोह लेता है और सैलानी भी काफल को खूब पसंद करते हैं। यह फल हम बहुत मुश्किल से तोड़ के लाते हैं। मम्मी और मैं पहाड़ों चट्टानों पर चढ़ के इसे तोड़ के लेके आते हैं और यह फल काफी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। काफल स्वाद के साथ सेहतमंद भी है। इसके साथ पहाड़ के लोग काफल फल बेचकर अपनी आजीविका भी चलाते हैं, क्योंकि सैलानियों को रसीले फल बेहद पसंद हैं। हमारे लोग इससे आजीविका भी चलाते हैं, दिन भर जंगलों में जाते हैं और वहाँ से तोड़ते हैं, इसको अपने बच्चों के लिए इसको बेच के अपने बच्चों का भरण पोषण भी करते हैं। काफल उत्तराखंड का स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। काफल सिर्फ फल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा भी है। अगर इन दिनों आप पहाड़ी गांव में पहुंच गए तो आपका स्वागत काफल फल खिलाकर होगा। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।